हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग साउंड यानी कि ध्वनि के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पहला भाग पहले से अपलोड है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए जीनोम प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी ड्रोगली प्रभाव, ऑप्शन डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो जो बिग बैंग थ्योरी होती है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डॉपलर प्रभाव सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 95। तो ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा लगभग 95 डेसिबल होती है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि के आयाम से, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता से, ऑप्शन सी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन डी ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है उसके स्रोत का अनुमान जो होता है हम ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चूँकि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी जो होती है वो आयाम के स्क्वायर होती है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है तीव्रता और आयाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? ऑप्शन ए 1.1 मील पर सेकेंड, ऑप्शन बी 550 यार्ड पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1100 फीट पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1100 मील पर सेकेंड। चूँकि हम जानते हैं कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, जो वेलोसिटी होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसको हम अगर 332 मीटर पर सेकेंड को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको इसको 3.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट होता है। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फीट पर सेकेंड। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये लगभग 1100 के आसपास आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग जो है 1100 फीट पर सेकेंड की दर से यात्रा करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का ऑप्शन ए आयतन कम हो, ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक हो, ऑप्शन सी क्षेत्रफल कम हो, ऑप्शन डी आयतन अधिक हो। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार और बहुत अधिक होता है, अतः हम कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ जितना अधिक होगा, परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, हमें प्रतिध्वनि सुनाई उतनी ज़्यादा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 50 डेसिबल, ऑप्शन सी 55 डेसिबल, ऑप्शन डी 60 डेसिबल। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसने जो मानक निर्धारित किया है कि एक नगर जो है उसका सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण है वो 45 डेसिबल है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? यानी कि जो टेप रिकॉर्डर होता है जो इसमें रील होती है तो किससे लेपित की जाती है? यानी ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी पारा। तो जो टेप रिकॉर्डर होता है जो उसकी टेप लेपित होती है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे,
ऑप्शन डी कर्णातीत तरंगे। तो जो रडार होता है वो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता जो लगाता है वो रेडियो तरंगों का यूज करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो सिलिकॉन का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। इस सिलिकॉन को हम नोटिफाई करते हैं SI से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक्स, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक, ऑप्शन डी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो बारंबारता की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य यानी कि ऑडिबल ध्वनि होती है, ऑडिबल साउंड होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बात करते हैं कि अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक जो वेव होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं उनकी जो हर्ट्ज होती है 20,000 मतलब 20,000 से अधिक होती है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी यूवी किरण, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट किरण, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो जिस विकिरण की ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे सूक्ष्म तरंग विकिरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लाल रंग नीले रंग से किस बात से भिन्न होता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी सभी में। तो जो लाल रंग होता है वो नीले रंग से हर बात में मतलब भिन्न होता है, यानी कि उसकी आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य लाल रंग की नीले रंग की अपेक्षा अलग अलग होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण हैं, ऑप्शन बी अनावेशित कण हैं, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो अनावेशित कण यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। ऑप्शन ए ध्वनि की चाल के बराबर, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से कम, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन डी प्रकाश की चाल के बराबर। तो जो एक सुपरसोनिक वायुयान होता है उसकी जो गति होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल यानी कि वेलोसिटी 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 8 मीटर। तो हम जानते हैं कि तरंग के लिए एक फार्मूला होता है v=n लैम्डा, जहाँ भी वेलोसिटी होती है और n आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य। तो इस हिसाब से जब हम इसमें रखेंगे फार्मूले में v=480 वेलोसिटी दी गई आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी 120 और हमें लैम्डा प्राप्त करना है, तो लैम्डा हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, v=n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बीट्स यानी कि विस्पंद का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए रेजोनेंस, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी सुपरपोजिशन। तो जो बीट्स से विस्पंदन होता है उसके उत्पन्न होने की जो मुख्य परिणाम होता है वो होता है सुपरपोजिशन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हम लोग जब टीवी चलाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं तो हमारे हाथ में एक रिमोट होता है, तो रिमोट से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो जो रिमोट से निकलने वाली तरंगें होती हैं उन्हें अवरक्त तरंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी केवल मध्यमवर्ती तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी सभी तरंग दैर्ध्य। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस स्तर यानी डेसिबल से ध्वनि की हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? मतलब ऐसा कि कौन सा स्तर है जिससे अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल, ऑप्शन डी 120 डेसिबल। तो जो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक ध्वनि यानी हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी कंपानिक पिंड का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवेग। तो हम जानते हैं कि कंपनिक पिंड होता है, अगर हम इसका एक फिगर बनाते हैं तो कुछ ऐसे चलता है। तो जो इसका मैक्सिमम जो विस्थापन होता है वो उसका आयाम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी सेंसर। तो जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं रडार की, तो रडार जो होता है इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं प्रायः वायुयान या युद्धक विमानों की दूरी व स्थिति का पता लगाया जाता है। और बात करते हैं लेजर की, तो कभी कभी लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर की LASER का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बात करते हैं इसी में एक और होता है मेसर, MASER, इसका अधिकतर जो है हमको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो मेसर का होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी वियर या जीर्णन, ऑप्शन डी कंपन। तो जो घूर्णनी मशीनें होती हैं जो चलती हैं तो असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, उसे हम कंपन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कंपन का मतलब वाइब्रेशन जो होता है गाड़ियों में उसी को कंपन कहते हैं, यह स्वयं उसके द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वर की गुणात्मकता ऑप्शन ए उच्चता के साथ घट जाती है, ऑप्शन बी सुर के रूप में सीधे बदल जाती है, ऑप्शन सी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी विस्तार के रूप में प्रतिलोम रूप में बदल जाती है। तो जो स्वर की गुणवत्ता होती है वो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन ए ओजोन परत, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ओजोन परत अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय परत होती है वो क्या होती है? तो हम बात करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रोपोस्फियर मिलता है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्जोस्फियर, जो सबसे बाहरी परत होती है उसे एक्जोस्फियर कहते हैं। एक्जोस्फियर ये वायुमंडलीय परत का क्रम है, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्रम से निर्धारित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ सीमा, ऑप्शन डी समताप मंडल। जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल की सतह से परावर्तित होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं करती हैं? शून्य का मतलब वैक्यूम होता है, शून्य का मतलब यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। मतलब ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनके
चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होता है, यानी कि ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में चल नहीं सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने सुझाव कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।